गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच विष्णु कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल MWV के पांडे में। जैसा कि हर रोज़ की तरह जैसे आपकी क्लासेस चल रही थी NCERT में क्लास 10th की, आज भी वही है, लेकिन आज आपका जो चैप्टर रहेगा वो 3 रहेगा। चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है और जैसा कि अभी तक तो ये है जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 शायद इसको 30% में कर किया गया है। अभी तो इसमें छोड़ चल रहा हूँ। और ये ध्यान दीजिए कि जो ये चैप्टर है, चैप्टर 3 इसको मैं पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं हर रोज़ की तरह आज भी आपको एक मोटिवेशन थॉट के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करूँगा। तो सुनिएगा कि शिक्षा जीवन की एक तैयारी नहीं, जो ये आपका एजुकेशन है यह पूरे जीवन का एक तैयारी नहीं है कि आप इसको ये मान लें कि शिक्षा जो है वो जीवन की मेरी तैयारी है। जो आपका ये एजुकेशन है यह एक तैयारी नहीं है, बल्कि यह क्या है, खुद ही एक जीवन है। यानी कहने का मतलब आप समझें, अगर आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशन ही क्या है, अगर कहा जाए सिंपल लैंग्वेज में, एजुकेशन ही लाइफ। अगर आपके पास शिक्षा है तो ही आपके पास जीवन है। शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है, आप समझ रहे हैं। बिना पढ़ाई लिखाई कुछ होने वाला है नहीं बच्चों। पढ़ाई लिखाई करते रहें और वृद्धि करते रहें आप लोग। चलिए इसी बात के साथ मैं अपने क्लास की शुरुआत करता हूँ। क्लास की शुरुआत करता हूँ। चलिए देखिए, क्लास की शुरुआत में पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो ये क्लास है यह पूरी क्लास आपकी रहेगी चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर 3 जो है वो है क्या आखिर। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि इस वाले एग्ज़ाम में 2021 के एग्ज़ाम में यह 18 प्लस नंबर का आया था। और एक बड़ी चीज़ और समझिएगा, अभी तक जो अध्यापकों का जो मैक्सिमम जो टीचर्स पढ़ा रहे थे वो यही कह रहे थे कि ग्राफ से क्वेश्चन को पुटअप नहीं करता, लेकिन इस बार एक 6 मार्क्स का एक सवाल पुटअप किया था आपका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल था, लेकिन फिर भी आपका ये 6 नंबर का सवाल पुटअप किया हुआ था आपके कहाँ से, ग्राफ से। तो आज हम इन्हीं क्रियाओं को, ग्राफ पहले बनता कैसे है इस चैप्टर के पहले बारे में समझेंगे। इस चैप्टर का मोटो क्या रहेगा, ग्राफ बनाएंगे कैसे, ग्राफ में आखिर अनिवार्य क्या होता है। देखिए, जब ग्राफ बनाना होता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उस कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर किया जाएगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कि ग्राफ में वैल्यू रखना बच्चों के लिए बहुत सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए भाई, इस पूरे चैप्टर में केवल 2 चीज़ करना होगा आपको। एक वैल्यू फाइंड जो करनी होगी वो x की, और एक निकालनी होगी y की। इन्हीं 2 की जो वैल्यू है आपको फाइंड करना होगा, आपको फाइंड करना होगा। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इस चैप्टर में तो शुरुआत करेंगे। देखिएगा, पहली चीज़ तो हम जो आपका लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो पहली चीज़ क्या लिखा हुआ है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर का नाम है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहली चीज़ तो आप ये समझो कि इसका मतलब क्या है, इस 2 चर का मतलब क्या है, रैखिक क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा।
पहली चीज़ तो आप ये समझो कि ये जो चर वर्ड का यूज किया गया है, यह चर जो है, अगर मैं चर की बात करूं तो चर को हम कहते हैं, हिंदी में इसका अर्थ होता है अस्थिर। क्या होता है? अस्थिर का मतलब है जो स्थिर ना हो, जो स्थिर ना हो, और या आप कह सकते हो जिसका मान निश्चित ना हो, मान निश्चित ना हो। यहाँ देखिए, मतलब केवल इस चर को मैं, यानी आखिर आप इतना सब जानते होंगे कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, यानी आप कह सकते हो वर्णमाला, वो क्या होंगे? आपके चर होंगे। लेकिन मैं आपको चर का अर्थ बता रहा हूँ। आखिर अल्फ़ाबेट को ही चर क्यों माना गया, मैं ये बताने का प्रयास करना चाह रहा हूँ आपको। समझिएगा, चर का मतलब क्या है? अस्थिर, या जो स्थिर ना हो, जिसका मान निश्चित ना हो। ठीक है ना? आपको पता होगा कि आप इतना भी जान लीजिए कि चर क्या है, जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे A to Z, ये क्या होते हैं? आपके चर होते हैं। इसको आप जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप वैसे आप भी लिख सकते हैं। जितने भी आपके अल्फ़ाबेट होंगे वो क्या होंगे? आपके, यानी A to Z आपके चर होते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ कि कौन कौन A to Z, तो चर का अर्थ क्या होता है? स्थिर, अस्थिर या स्थिर न हो, या जिसका मान निश्चित न हो। यानी आप कह सकते हो चर का मतलब जो सदा क्या हो? चलायमान हो। देखिए, कभी आपने ऐसा कहा है कि जो राम है वो एक के बराबर है, या राम श्याम घनश्याम ये तीनों एक के बराबर हैं? एक जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यह मेरे पास एक मार्कर है, यह मार्कर मेरा केवल एक के ही बराबर होगा। यानी एक जो आपका है वो क्या है? अचर है। क्या है वो? अचर। मैं उसको बताऊंगा अभी। अचर यानी कि चर क्या होता है? वो स्थिर ना हो। अचर क्या होता है? यहाँ देखिए, अ लग जाने से इस न को न हो, यानी देखिए अ माने भी नहीं होता है, और चर माने भी अस्थिर होता है, नहीं होता है, यानी स्थिर न हो, स्थिर न हो। इसमें नहीं नहीं क्या है? कॉमन है। नहीं नहीं क्या है? दोनों क्या है? कॉमन है। नहीं नहीं क्या है? दोनों कॉमन है, खत्म हो जाएंगे। आप एक कह सकते हो जब ये नहीं नहीं खत्म होगा, इसका क्या होगा? जिसका मान क्या हो? निश्चित हो। मतलब क्या इससे अर्थ क्या निकलेगा? पहली चीज तो क्या होगा? स्थिर होगा। दूसरा क्या होगा? निश्चित होगा। और ऐसे कौन होते हैं आपके? सभी के सभी काउंटिंग नंबर। मैं यहाँ पे 1 to 100 कर सकता हूँ, बाकी आप काउंटिंग नंबर समझते हैं कि इन्फिनिटिव होता है। ठीक, सभी क्या होती हैं? गिनतियाँ या गिनने वाली जितनी भी होती हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? आपकी अचर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो बस इतना समझिए कि चर क्या है? चर स्थिर होता है। चर क्या होता है आपका? अस्थिर होता है, यानी इसका मान निश्चित नहीं होता। अचर क्या होता है? स्थिर और निश्चित होता है। ये क्या होता है? आपका काउंटिंग नंबर होता है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ बात करते हैं किसकी? यहाँ जिक्र था क्या? 2 चर। तो यहाँ जब भी होगा कितने चर होंगे? 2 चर सदैव होंगे। 2 चर कितने होंगे? 2 चर होंगे, पहली चीज। फिर किसकी बात कर रहा है? अब जरा समझिए रैखिक क्या होता है। रैखिक जरा समझ लीजिए। अगर मैं देखिए, आप लोग पढ़े होंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, या आप यहाँ पर रैखिक ज्ञान लीजिए होता क्या है। रैखिक में आप समझ रहे हैं रेखा धन इक, रेखा धन इक।
यानी जहाँ पर रेखा को दिखाया गया हो, रेखा को दिखाया गया हो, रेखा को दिखाया गया हो, यानी आप कह सकते हो ऐसा इक्वेशन या ऐसा बहुपद जिसमें किसी भी अल्फ़ाबेट का जो मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री यानी पावर, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी किसी भी बहुपद या किसी भी समीकरण का वो डिपेंड ये करता है कि रैखिक अगर बहुपद की बात करता है तो x वह बहुपद जिसके किसी भी चर पद का, किसी भी चर, यहाँ पर x नहीं, कोई भी आपका क्या होगा, वेरिएबल टर्म होगा, यहाँ पर किसी भी वेरिएबल टर्म का जो मैक्सिमम डिग्री होगा यानी पावर होगा, घात होगा, वो 1 होगा, वह होता है रैखिक। आखिर इक्वेशन क्या होता है, जरा सुनिए, इक्वेशन क्या होता है, समीकरण। समीकरण आप ये समझिएगा, समीकरण का मतलब ये है कि अगर दो समीकरण की, दो चर की बात कर रहा है तो दो चर हों, पहली चीज, और लास्ट में आप ये समझिए 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर बराबर 0 है तो यह समीकरण होता है। अगर मान लेते हैं 3 होगा, अगर यहीं पर x प्लस वाई बराबर -3 है तो यह आपका बहुपद होगा। यानी अगर चर पदों के बराबर में 0 है तो वह समीकरण होगा, और चर पद के बराबर में नंबर है तो वह आपका बहुपद होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 0 होने पर समीकरण होगा, और नंबर यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू यानी जो आपका नंबर है, नंबर होने पर आपका ये बहुपद होगा। ये क्या है, समीकरण है, ये क्या है, रैखिक है। अब आपको पढ़ना क्या है, लिखना लीजिए। रैखिक क्या होता है, किसी भी दिए हुए बहुपद या वो डिपेंड नहीं करता है पूछ क्या रहा है। अगर यहाँ रैखिक समीकरण की बात कर रहा है तो वह समीकरण जिसके चर पद का अधिकतम घातांक, मैं लिख दे रहा हूँ एक छोटे से, तो वह समीकरण जिसके चर पद का अधिकतम घातांक 1 हो, क्या कहलाता है, 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। चलिए यहाँ देखिए, अब यह समझिए कि आखिर रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र क्या होता है। देखिएगा, रैखिक समीकरण होने का रूल क्या है, यानी इसको आप पूछ भी लेता है ऑब्जेक्टिव में कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रैखिक समीकरण का क्या व्यापक सूत्र, यानी स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, ये बहुविकल्पी पूछ लेता है, वो होता क्या, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। पहली चीज तो क्या हो, दो चर हों, ये दो चर दिख रहे हैं आपके, ठीक, यह आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, अचर पद होगा, और यहाँ पे क्या है, शून्य है। क्या है, यहाँ पे क्या है, शून्य है। यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी दो चर हुए, और इनका जो मैक्सिमम पावर है, इनका जो हाईएस्ट डिग्री है, क्या है, हाईएस्ट डिग्री वो कितना है, उच्चतम घात 1 है। ठीक है,
ये क्या है, रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र है। ठीक है, रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र आपका यही है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना। अब चलिए हम थोड़ा सा शुरू ये करते हैं, आखिर इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या मुझे पढ़ना होगा, और उनको अच्छे से एक बार जस्टिफाई कर लेते हैं, है ना। जैसे तो मिला करके आपको इसमें मैंने बताया कि केवल और केवल समीकरण को हल करना है। क्या हल करना है भैया, समीकरण को हल करना है। और जब हल करेंगे समीकरण को, केवल क्या प्राप्त होगा पता है आपको, केवल और जब आप समीकरण को हल करेंगे तो केवल और केवल आपको फाइंड होगा क्या, x और y का मान, x या x, y का मान, बस आपको यही प्राप्त होगा। अब देखिए समीकरण को हल करने के नियम समझ लीजिए, समीकरण को हल करने के 3 नियम हैं, समझ लीजिए। इसके कितने नियम हैं, 4। कौन कौन देख लीजिए, कौन कौन बेटा। पहला जो नियम है इसको हम कहते हैं ग्राफी विधि। कौन सी विधि, ग्राफी विधि, जो कि आपके चैप्टर 3.1 और 2 में इनका जिक्र किया गया है। 3.1 और 3.2 में इसका जिक्र किया गया है। यानी अगर इसको लिखना चाहूँगा, इसको क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड। नंबर 2 जो जिक्र किया गया है वो किया गया है प्रतिस्थापन विधि। यानी मैं इसको कह सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर जो 3 जिक्र किया गया है वो किसका है, विलोपन विधि। इसको क्या कहा गया है, एलिमिनेशन मेथड। नंबर जो 4 है, जैसा नाम है वैसा काम, वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणन विधि, इसको कहा गया है क्रॉस मल्टीपल मेथड। क्रॉस मल्टीपल मेथड। चलिए भैया, तो हम क्या क्या बताया आपको, GM, ठीक है, SM, EM और CM। अब जरा समझिए, यही 4 विधियों से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कोई भी इक्वेशन हो, इन इक्वेशन में केवल सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को केवल 4 विधियां हैं जो कि आपको पढ़नी है आपके अपनी क्लास 10th में। कौन कौन, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड, हाँ वज्र गुणन विधि, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीपल मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप इसको कह सकते हैं। अब आप ये समझिए कि मुझे भाई इन 4 विधियों में मैं शुरुआत किससे करूँगा, ग्राफ मेथड से, ठीक है, क्योंकि पहले इसी को पढ़ना है तो इसी का हम शुरुआत करते हैं ग्राफ मेथड में। आखिर ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कैसे चेक कर पाएंगे कि क्या मैं जो ग्राफ बनाया हूँ वो सही है या गलत है, ठीक है ना। थोड़ा सा इस बाकी कुछ चीज़ें आपकी देखिएगा, समझ लीजिए पर इसको कैसे हो। अब डालिए हेडिंग लिखिए, ग्राफ डालते हैं तो ग्राफ को समझते हैं एक बार ठीक ठाक, है ना।
यानी अगर आपकी हेडिंग पढ़े तो हेडिंग क्या पड़ जाएगी भाई? हेडिंग पड़ जाएगी ग्राफीय विधि। देखिए, ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ग्राफ बनता कहाँ है, और जिन पे ग्राफ बनता है उसको क्या क्या, यानी उस लाइन को क्या कहते हैं, क्या इसका परिचय है। पहली चीज़ तो ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है कि ग्राफ पेपर इसका अलग से आता है, ग्राफ कापियाँ अलग से आती हैं। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हो, मेरे पास भैया अब मेरे पास ग्राफ बोर्ड तो आएगा नहीं, या तो फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड रहा होता है, डिजिटल बोर्ड रहा होता, वहाँ बनता है आपका ग्राफ अच्छे से। ये वाइट बोर्ड है, आप जब भी बनाइए अपने ग्राफ पेपर में इसका अभ्यास करिएगा, बाकी पेपर में भी ये ग्राफ पेपर नहीं आएगा, है ना। अब ग्राफ पेपर देने का मतलब है कि बोर्ड के खर्चा में बढ़ोतरी, जो आपका बोर्ड फीस है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, है कि नहीं। इसलिए वो आपका ग्राफ पेपर नहीं देगा, तो आपको इसी पेपर में आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन आप अभ्यास ग्राफ पेपर में करिएगा। चलिए देखिए, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ग्राफीय विधि को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसमें दो लाइन की बड़ी सख्त आवश्यकता होती है। कौन कौन देख लीजिए। एक्स एक्सिस यानी एक जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है, और एक जो होती है आपकी वर्टिकल होती है। यानी यह एक इसकी होती है और ये की है। ठीक, इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, और इसको कहा जाता है वाई अक्ष। देखिए भाई, एक्स और वाई हो जाते हैं, इसलिए इनको अलग से दिखाने के लिए हम लोग बोल देते हैं एक्स डैश एक्स, और इसको बोल देते हैं वाई डैश एक्स। ठीक, अब यहाँ देखिए, यह जो लाइन होती है, इस लाइन को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और यह जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं? इसको आप कह सकते हो वर्टिकल लाइन, है ना, यानी आप कह सकते हो पार्श्विक रेखा। वर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? वर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन है यानी पार्श्विक। ठीक है, ये दो लाइनें होती हैं, और ये जो दोनों जहाँ ये मीट करती हैं इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु। यहाँ पर सब की जो वैल्यू होती है वो 0,0 है। ठीक है, और इस लाइन में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप अपने संख्या रेखा को दिखाते हैं। जो आपका इंटीजर होता है, प्लस इंटीजर आई प्लस यहाँ होता है, और इसमें आई माइनस यहाँ होता है। मैं बताऊँगा कि आपको कैसे याद रहेगा, क्या रहेगा। और यहाँ आई प्लस यहाँ होता है, और यहाँ आई माइनस यहाँ होता है। सुनिए, आपको याद कैसे रखना होगा कि प्लस वाला कहाँ शो करेंगे और माइनस वाला कहाँ शो करेंगे। देखिएगा, अगर आप राइट हैं तो हमेशा प्लस में है, राइट हैं अगर तो हमेशा प्लस में है। अगर आप हमेशा इंक्रीज यानी बढ़ोतरी हो रही है आपकी, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो भी क्या होगा? आपका प्लस होगा। भाई प्लस कब होगा? या तो आप हमेशा राइट होंगे तब प्लस होगा, या तो आप ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, फिर भी तब प्लस होगा।
और आपको माइनस कब होगा, माइनस का कब होगा, जब आपको घाटा होगा, आपका जो ग्रो लेवल है अगर नीचे आएगा उस टाइम माइनस होगा, या तो आप गलत नहीं अपने गलत वे में चल रहे होंगे तब आपको माइनस होगा। यानी प्लस कब कब होगा, दाएं हाथ में और ऊपर प्लस होता है, बाएं हाथ में और नीचे आपका क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब वैल्यू प्राप्त होगी आपके एक्स और वाई की, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव यहाँ शो करेंगे और निगेटिव यहाँ शो करेंगे। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हुआ कि आपको क्या चाहिए ग्राफ के लिए, यह चाहिए। और ग्राफ में कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब यह रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, क्वाड्रेटिक का निर्माण करती हैं। किसका, क्वाड्रेटिक का, यही चतुर्थांश का। किसका, यह आप पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, वहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इन 4 भागों में डिवाइड कर देती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब चलिए, अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बस एक बेसिक नॉलेज था। अब आपको अगर ग्राफ सॉल्व करना है तो ग्राफ में पहली चीज़ आप ये जानते हो कि ग्राफ को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक्स और वाई का मान चाहिए। एक्स और वाई का क्या चाहिए आपको, मान चाहिए। तो पहले आप ये देखिए कि आप ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे। और एक्स यानी अगर आप समझें तो इसकी हेडिंग ये पड़ जाएगी, ग्राफीय विधि से एक्स और वाई का मान, ग्राफीय विधि से एक्स वाई का मान, एक्स और वाई के मान निकालने का नियम, वाई के मान निकालने का नियम। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, एक्स और वाई के मान निकालने का जो नियम होगा, आप ये समझें कि क्या होगा, कैसे निकालेंगे। यानी इसको निकालने का सरल नियम ये है कि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहली चीज़ तो ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और पूरा का पूरा एक्स और वाई का मान डिपेंड है किसमें करेगा, सी पर निर्भर करेगा। देखिए सबका तरीका अलग है, मैं थोड़ा सा आपको अलग से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर सी का जो मान है, सी का अगर जो मान है वो 1 से शुरू होकर के 99 के बीच में है, 1 से शुरू होकर के 99 के बीच में है, तो सबसे बड़ी बात जो x की वैल्यू रखी जाएगी तो क्या रखेंगे, या तो जीरो, पहला वरीयता जीरो को देंगे। अगर जीरो रखने पर आपके वैल्यू बटे में या फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आ गए तब आप दूसरी वरीयता देंगे, किसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 0 से 9 तक को वरीयता मिलता है। नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, नंबर 2 ये ध्यान दीजिएगा कि अगर सी की जो वैल्यू है, यानी आप ये समझें कि 99 से 99 से, यानी आप ये समझो कि 100 से, कहाँ से, 100 से 999 के बीच में है, तो x की जो वैल्यू प्रेफर की जाएगी सबसे पहले 10 को की जाएगी, उसके बाद 10 या 10 का गुणांक, 10 का अपवर्तक मान लीजिए,
10 का वर्ग, यानी 10 दूना 20, 10 जाए 30, 10 के 40, 10 बचे 50, 10 के 60 ये रखेंगे, ठीक है ना। पहली वरीयता 10 को यानी 10 या 10 का गुणांक रखा जाएगा। दूसरा नंबर 3 आप ये समझें, एग्जाम्पल तौर पे हम लिख दें बेटा 10, 20, 30 ऐसे, यानी 100 से ऊपर ना जाए, इतना इतना करें। फिर अगर सी की वैल्यू क्या है 1000 से 9999, 9999, ये आप यहाँ समझ लीजिए, 1000 तो यहीं हो गया, 99,000 इकाई जाए से करा जाए 999, हाँ ये अगर इसके बीच में है तो x की जो वैल्यू है वो प्रेफर की जाएगी 100, या आप कह सकते हो कि 100 के जो अपवर्तक होंगे उनको, ठीक है ना। ऐसे इस चीज़ को एक बार फिर समझ लीजिए, इसी में पूरा आपका सवाल सॉल्व होने वाला है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज यही रहते हैं कि सर x की वैल्यू आखिर क्या रखी जाए, x की आखिर वैल्यू में क्या रखी जाए x और y के ग्राफ को बनाने के लिए। यह अगला नियम हो गया है ना, ये अगला नियम हो गया। अब यहाँ से आपको x और y की मान निकालने के तरीके यही हैं कि आप x बराबर 0 रखेंगे, मैं बताऊंगा अभी, एक बस नियम बता रहा हूँ कैसे लगेंगे, सवाल में बताऊंगा। फिर इतना होने के बाद यानी सी की वैल्यू अगर 1 से 99 के बीच में, पहले प्रेफर 0 करेंगे, फिर इनको करेंगे। सी की वैल्यू 100 से 999 के बीच में है तो आप 10 को पहले प्रेफर करेंगे, उसके बाद 10 के जो अपवर्तक हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, और फिर ऐसे ही सी अगर 1000 से 999 के बीच में है तो 100 को पहले कहेंगे, उसके बाद 100 के गुणांक को प्रेफर करेंगे आप, ठीक है ना। अब चलते हैं हम, आखिर हम जब सवाल लगा लिए हों तो कैसे चेक करें कि जो मेरा क्या है। सबसे बड़ी चीज़ एग्जामिनर ये नहीं चेक करता कि आप x की या y की वैल्यू क्या पुटअप किए हो। सबसे पहली चीज़ तो एग्जामिनर ये चेक करता है कि, यानी आप यहाँ समझ सकते हो ग्राफ चेक करने का नियम। ग्राफ ऐसा मार्कर आज डिस्टर्ब कर रहा है, ग्राफ जांच करने का नियम। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गए तो ग्राफ माने कुछ नहीं, ग्राफ माने 0, आप इतना समझ लो कुछ है ही नहीं ग्राफ में। अगर आपको इतना समझ में आ गया चलिए, तो अब हम ये समझते हैं कि ग्राफ को चेक करने के 3 नियम होंगे। पहली चीज़ नंबर 1 आप इसको देंगे कि देखिए ग्राफ कैसे कैसे बनेगा। ग्राफ 3 तरीके से बनेंगे, या तो प्रतिच्छेद बनेगा, क्या बनेगा प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। नंबर 2 आपका क्या बनेगा, नंबर 2 आपका समांतर बनेगा। जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। नंबर 3 अगर ग्राफ बनेगा तो वो क्या बनेगा, समपाती। ये नहीं बनेगा भैया, इस तरीके से कोई अगर यूट्यूब में कोई पूरे यूट्यूब में पढ़ा नहीं होगा धीरे धीरे, तो ग्राफ भी बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत जो है ग्राफ में है। और क्या अध्यापक क्या करते हैं कि ग्राफ को जल्दी जल्दी पढ़ा करके एक्स वाई मान रखवा करके चले जाते हैं, और बच्चे समझ नहीं पाते कि एक्स का मान क्या रखना है, वाई का मान क्या रखना है। जितना नियम मैं बताया हूँ इसको 1 बार 2 बार जरूर देखिएगा। उसके बाद इतना करने के बाद इतना समझ में आ गया तब आपका ग्राफ एक ही गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चलिए, इस चैप्टर में से लगभग 18+ नंबर इस बार आया था। मैं प्रयास करूंगा कि हर उसको टच किया जाए जहां तक प्रश्न पूछ सकता है। तो क्या क्या उसका बड़ा समपाती रेखा है। अब देखिए, पहली सुनिए कि प्रतिच्छेदित रेखाएं कैसी होंगी। यह एक रेखा है और यह एक रेखा है, यह एक रेखा है, यह एक रेखा है। ये एक दूसरे क्या करेंगे, टच कर रही हैं। यह क्या होगी आपकी
प्रतिच्छेदित रेखा बन रही है। देखिए इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, यानी इसकी कुछ आगे नियम है, बस ये समझ लीजिए कि ग्राफ जांच करने का नियम यही है। अगर आप डायरेक्टली ग्राफ चेक करना चाहते तो कैसे बताऊंगा, देखिए यहाँ देखिए। और एक क्या होता है भाई, एक समांतर में क्या होता है, समांतर का रूल साफ साफ है, समांतर का जो रूल है ये साफ साफ यही है कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरियां हर जगह क्या हो, समान, समान अंतर वाला, बीच की दूरी क्या हो इसकी, सबकी हर जगह समान हो, या वे सभी रेखाएं जो 180 अंश के एंगल बनाती हुई निकल रही हों वो समांतर रेखाएं होंगी। फिर यहाँ देखिए संपाती क्या होगा, कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्ट लाइन, पैरेलल लाइन एंड कांस्टेंट लाइन। ये क्या होता है बेटा, ये होती है, यह लाइन हो समपाती, एक ही अनुपात में सब हो, सम अनुपात में ना। ये देखिए सर हम कैसे चेक करेंगे कि यह प्रतिच्छेदित रेखा होगी कि समांतर रेखा होगी कि समपाती होगी। देखिए अब आप पढ़ के आ रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। यह क्या है, आपका वही फार्मूला है रैखिक समीकरण का, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो समीकरणों की बात हो रही है, ठीक है। अब दो समीकरण यहाँ आ जाएंगे, अगर इनकी तुलना किया जाए, क्योंकि आपके पेपर में भी क्या होगा, दो ही इक्वेशन होंगे, उन्हीं इक्वेशन से x और y का मान निकालना होगा। ये a b क्या है पता है, वेयर a एंड b, जहाँ a b ये क्या है, आपके एक प्रकार के रियल नंबर है। क्या है आपके a और b, एक प्रकार के रियल नंबर होंगे, है ना, जो कि शून्य नहीं होंगे, शून्य को छोड़ करके आपके रियल नंबर। देखिए भैया अगर आपका ये इस फॉर्म में हुआ, तब यहाँ देखिए प्रतिच्छेदित रेखा होने का रूल क्या है, अगर इनका तुलना किया जाए a1 a2, a1 अपान में a2 और b1 अपान में b2, दोनों मान बराबर न आए। मैं अभी सवाल भी लगवाऊंगा, देखो बताऊंगा वहाँ पे, अगर a1 अपान में a2 b1 अपान में b2 दोनों समान न आए तो आप कह सकते हैं कि यह रेखा प्रतिच्छेदित रेखा होगी। अब नंबर 2, जब इनका तुलना किया जाए a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 इक्वल नॉट c1 अपान में c2, यानी वहाँ पर एक भी मान बराबर ना हो, यहाँ पर एक मान बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि यह रेखा क्या बनेगी, समांतर रेखा बनेगी। नंबर 3 आप ये समझिए, यहाँ पर क्या होगा, a1 अपान में a2 इक्वल b1 अपान में b2 इक्वल c1 अपान में c2। यानी आप ये कह सकते हैं कि पहले वाले में एक भी मान बराबर नहीं है, दूसरे वाले में एक मान बराबर है, तीसरे वाले में तीनों मान बराबर हैं। ऐसे याद कर लीजिए, एक में एक भी नहीं, दो में एक बराबर और तीसरे में तीनों बराबर, है कि नहीं। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। अब इतना पहला चीज़ तो आपको क्या बता दिया गया कि आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के नियम किस पे डिपेंड करेंगे वो बताया गया, उसके पीछे कुछ ये बताई गई। अब इसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के आपको एक ग्राफ बना दे रहे हैं। बाकी की जो क्लास होगी 3.1 से वो मैं आपको वहाँ से स्टार्ट करके बताऊँगा। फिलहाल आज जो ये क्लास थी आपका केवल और केवल आपके चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन था, और ग्राफ मेथड को बताने का मेरा यह ग्राफ मेथड समझा दिया हूँ।
बाकी अब अगले दिन से क्लास टेस्ट में आपको क्या ग्राफ पढ़ाऊँगा, ग्राफ के सवालें पढ़ाऊँगा और वहाँ जो समझाऊँगा आपको समझ में आएंगे। और फिर आपको जब पढ़ाऊँगा क्या मैं प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि के भी नियम बताऊँगा, कानून बताऊँ आखिर ऐसा क्यों होता है, विलोपन भी यही करूँगा, है ना। यह 18 नंबर आपका 20 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, बस जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ बात करिए, तो एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट माना ले लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे इस बात का खेद है कि मेरे पास कैमरे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और माइक दोनों जल्द ही मैं सोमवार से एक तो व्यवस्था कर लूँगा माइक वाला, कैमरा तो थोड़ा सा हमारी डिले चलेगा, तो वॉइस क्लियर एकदम आवाज़ क्लियर जाएगी आपकी, ठीक है ना, तो साफ आवाज़ जाएगी, हम सुन लिख लेंगे हम लोग। देखिए भैया, एक एग्जाम्पल मैं कोई ले रहा हूँ आपको समझाने का, बस मेरा वो मोटो है। मैं मान लेता हूँ x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। पहली ठीक, मैंने आपको ये बताया है कि यह आपका क्या होगा, आपका इस कंडीशन में यह बहुपद है। पहला काम तो आप ये करिए, इसको क्या बना लीजिए, समीकरण बना लीजिए, है ना। यह बन गया समीकरण। अब चलिए देखिए, अगर मैं चेक करना चाहूँ, देखिए अगर आप एग्जामिनर जो चेक करेगा, एग्जामिनर चेक करने का मतलब जानते हैं, एग्जामिनर चेक करेगा, जानते हैं करता है वो एग्जामिनर केवल और केवल ये चेक करता है कि जो बच्चे ने गराज से, वो क्या चेक करेगा, यहाँ देख रहा है कि अगर मैं इसकी तुलना करूँगा तो A1 अपान में A2 1/1 और B1 अपान में B2 -1/1, यानी दोनों से आशय निकलता है कि A1 अपान में A2 और B1 अपान में B2 बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ जो लाइन बनेगी, यानी जो ग्राफ बनेगा, वो कहीं न कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता रहेगा। फिर से देख लीजिए एक बार, एग्जामिनर क्या देखता है कि यह जो सवाल दिया गया है A1 और A2, B1 और B2 दोनों का मान बराबर नहीं है। दोनों के मान बराबर न होने के कंडीशन में एग्जामिनर ये कह सकता है कि इसका जो डायग्राम बनने वाला है, वह डायग्राम आपका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग होगा, तो आप एक बात और ध्यान दीजिए, इंटरसेक्टिंग अगर आप मान लीजिए ग्राफ बनाए, कैसे हैं, आंख बंद करके ग्राफ बना दीजिए, ऐसे कर लिए तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये लड़का केवल तुक्का मार के सॉल्व किया है, समांतर है। और बताओ, और एग्जामिनर ये नहीं चेक करेगा कि आपका x का मान क्या रखा है, y का मान क्या रखा है। एग्जामिनर तो यही चेक करता है कि क्या इस रूल को फॉलो बच्चा कर रहा है या रट के आया हुआ, x की वैल्यू रटा हुआ है, y का मान रटा हुआ है, जैसे कि अन्य अध्यापक कराया करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कराया जाएगा, यहाँ आपको एकदम सिस्टम से बताया जाएगा, सब आप स्वयं चेक कर लेंगे कि मेरा प्रश्न या उत्तर गलत है या नहीं है। पहली चीज मुझे क्लियर हो गया कि यह जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। अब मैं सवाल सॉल्व करता हूँ। पहला इक्वेशन मेरा क्या है, x प्लस वाई माइनस 4। आप देख रहे हैं, मैं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखूंगा। अगर समीकरण 1 क्या है भैया, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं कि c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपकी, आप स्वयं देख रहे हैं कि 1 से 99 के बीच में है। तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा x बराबर 0। एक बात और ध्यान देना, बुक में सॉल्व किया है कैसे, x की जो वैल्यू है या जो y की है, समझिए कि जो y का जो मान है, जैसे मान लीजिए यही सवाल है ना, यही सवाल है, यानी x प्लस वाई बराबर 4 है। तो इसको जो सॉल्व करने, जो बुक में सॉल्व किया है, बुक में कैसे किया है कि x का ऐसे ग्राफ बना दिया होगा। ग्राफ बनाने के बाद क्या करेगा कि जो y को x के पद में चेंज कर देगा, यानी y बराबर x को ट्रांसफर कर देगा उधर 4 माइनस x। अब क्या होगा, x बराबर 0 तो यहाँ रखेगा, 1 यहाँ रखेगा, 2 यहाँ रखेगा। तो हम आपको मतलब मैं फिक्स कर रहा हूँ, आपको मतलब यहाँ से नहीं है, मतलब यहाँ से नहीं है, आप कर सकते हैं, करिएगा। लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप वहाँ डिस्टर्ब ना हो, 1 रखें कि 2 रखें कि 3 रखें, ठीक है ना। यहाँ आइए, मैं क्या रखूँगा, x बराबर 0 नियम के अनुसार, c छोटा है तो x की वैल्यू रखिए 0, तो प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0,
ये पूरा क्या हो जाएगा, y माइनस 4 बराबर 0। y की वैल्यू क्या आएगी, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा जा रहा है बेटा, बाकी साल का नाम तो लंबा नहीं जाता। अब देखिए देखिए मैं मैक्सिमम 2 वैल्यू निकालूंगा, फिर निकालने के लिए आप 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही निकालता हूँ, 2 पे ही ग्राफ बनाइए आप, 2 ही निकालिए, 2 पे ही ग्राफ बनाइए आप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ क्या रखें आप, y बराबर क्या रखें, 0 रखें, क्या रखें, 0 रखें, यही रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 4 बराबर 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी सबसे दूसरा काम क्या होगा, खट से आपको बनाना होगा क्या, बक्सा बनाना होगा। इस बक्सा में जो दिया आपकी मलकिनिया ने आपको दिया, मलकिनिया दे रही है 0, मलकिनिया ने दिया 0, आप कमा के लाएंगे क्या 4, और जब आप देंगे 4, मलकिनिया उलट कर देगी क्या 0। यहाँ ऐसे भी तो सकता है भाई, है क्या, देखिए लेकिन सुन लीजिए, x रखा 4 आया, y का मान 0 रखा, x कितना आया 4 आया, ठीक है भाई। x का मान क्या रखा आपने 0, तो y कितना आया 4 आया। और अब आइए आगे, ये तो समीकरण 1 में था, है ना, समीकरण 1 में था। अब यहाँ बात करते हैं कहाँ हम, इसी को हम बात करते हैं समीकरण नंबर 2 में, दिख रहा होगा भैया समीकरण 2 में। आप यहाँ आगे क्या करेंगे, आगे हम बात कर रहे हैं समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में हम बात करते हैं, तो है क्या x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। यहाँ तो सी क्या होगा, सी आपका उसके बीच में है, वही चीज़ x बराबर 0 रखिए, तो 0 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये खत्म, माइनस वाई बराबर 2, लेकिन ये y की जो वैल्यू है क्या है माइनस 2 है। फिर वही y का मान 0 रखिए, 0 रखिए, तो x हो जाएगा ये पूरा 0, क्या बचेगा माइनस 2 बराबर 0, ये खत्म हो गया, क्या बचा x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या आया 2 आया। बक्सा बना लीजिए, बक्सा जरूरी है बेटा, शादी विवाह में बक्सा वक्सा मिलता है ना, तो बक्सा वक्सा रखा रहिए, रखे रहिए करिए, तो मलकिनी हम आगे की बक्सा नहीं है टूटेगी अब वो, है ना। 0 क्या आया 0 रखने पर माइनस 2, यहाँ 0 रखा क्या आया 2। अब बक्सा बन गया है, बक्सा तैयार है, ये लड़की पक्ष का बक्सा, लड़के पक्ष का बक्सा, ऐसा होता है ना। अब इस बक्से को सेट करना होगा घर में, घर तो जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, लड़के वाला बक्सा कहाँ जाएगा, लड़की वाला बक्सा लड़की घर जाता है ना, जहाँ लड़की रहती है, जहाँ शोभन आ जाता है, और लड़के वाला कहीं फेंक दिया जाता है घर पे, क्योंकि वो सबके लिए यूजफुल होता है। अब जब बक्सा के साथ लेकर आएंगे यहाँ पहला नंबर x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे, ये हुआ x, ये हुआ y, x डैश, यहाँ है 0 कामा 0। यहाँ देखो बेटा कि ये देख लो कि x और y की अधिकतम वैल्यू क्या है 4 है, एकदम आराम से शो कर लो, आराम से इसको यहाँ से लो, 1 2 3 4, इसको यहाँ से कर दो 1 2 3 4। इधर क्या आएगा भाई, इधर दाएं प्लस, ऊपर प्लस, बाएं माइनस, नीचे माइनस, भैया यहाँ क्या -1 -2 -3 और -4, यहाँ लिख लीजिए, थोड़ा सा नीचे लाइए, -1 -2 -3 चलिए अब ये देखिए, पहला इसको देखिए, बड़ा भाई आपका यही क्वेश्चन है ना, तो x बराबर क्या रखा था आपने 0, तो y कितना आया था 4 आया था, x बराबर 4, 0 तो y कितना आया था 4, 0 रखने पे यहाँ क्या आया 4 आया, मतलब यहाँ दिखा दीजिए क्या 0 रखने पे क्या आया मेरा 4 आया। फिर ध्यान दीजिएगा, जब आपने y का मान रखा 0, तो x कितना आया, मतलब आपको मिल गया क्या 4 कामा 0। अब ये काम करिए, देखिए ठीक है ना, इसको मिलाइए, अच्छे से मिलाइए, मैं थोड़ा सा मेरा भाग रहा है ऐसे, आगे बढ़ेगा क्योंकि भाई मैं 2 ही मान निकाला हूँ, आप 3 मान भी निकालेंगे तो आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए ये किसका हो गया,
ये तो हो गया आपका किसका x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 के लिए हो गया। चलिए आइए यहाँ सेकंड देखिए, x का मान क्या रखा गया 0, y कितना है -2, 0 रखने पे जो y आया कितना आया -2, यानी 0 कामा -2। जब y का मान 0 रखा गया, y का मान 0 रखा गया तो x कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया, मतलब आप ये समझिए 2 कामा 0 हो गया, 2 कामा। अब यहाँ से इसको बढ़ाइए, देखिए अगर ये आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं टच करेगा, देख रहे ना कि भाई मैं 2 ही मान निकाला हूँ। तो अगर इस कंडीशन में क्या है कि आपकी जो लाइन है कहीं ना कहीं ये टच करेगी, भाई बढ़ाने पर आगे टच करे नहीं करेगी, यहाँ टच करेगी। तो आपका जो नियम था इंटरसेक्टिंग वाला वो फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। तो अब एग्जामिनर जब आप मत करिएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने तक कर रहा हूँ आपको। अगर आप केवल ऐसे बना देंगे तो समझ जाएगा भाई आगे भी यह लाइन बढ़ेगी, ये लाइन आगे बढ़ेगी, जहाँ भी हो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे पर करेंगी, कट करेंगी। इसलिए जो बच्चे ने सवाल सॉल्व किया है वह सही है, बस ग्राफ देख करके आपका नंबर, ग्राफ ही आपका पूरा का पूरा 4 नंबर प्रेफर कर सकता है। पहला चीज़ सुनिए, तो आपकी जो 3.1 की जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर का अगर आता है, मेरा जो अनुमान है 3 नंबर तो आपको इसी मिल जाएंगे। 1 नंबर क्या होता है, जो आपका वर्ड प्रॉब्लम होता है उसको बीजीय रूप व्यंजक के रूप में चेंज करने पे मिल जाता है आपको, वहाँ पे मैंने मिलता है बीजीय व्यंजक आप सही चेंज करें, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपकी इस ग्राफ का सबसे मोस्ट तरीका अगर देखना है तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, बैंकर तरीका है, एक बार 2 बार देख लीजिएगा। बाकी जो सवालें हैं वह सवालें आपको अगली क्लास में अगले वीडियो में पढ़ाई जाएंगी। अब वहाँ पे आपको ग्राफ सॉल्व कराया जाएगा, अच्छे तरीके से बताया जाएगा आपको, आपकी सारी क्वेरियों को यहाँ सुलझाया जाएगा। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसको जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वहाँ तक इसको शेयर करें, छोटे बड़े भाई बुजुर्ग, जो आपके बड़े दादा छोटे दादा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको अपने छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेफर करें, उनको प्रेरित करें कि आपके ही शहर से, आपके ही गांव से और आपके ही देश से एक लड़का आपके लिए मेहनत कर रहा है, उसको आप लोग देखें। और उसको क्या है, देखिए कि आप लाइक शेयर से मुझे पैसा कुछ मिलने वाला है, सब नहीं है, लाइक सब्सक्राइब से होगा तो मुझको मोटिवेशन मिलेगा वीडियो में और अच्छे से काम करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए कल। धन्यवाद, बाकी मुलाकात कल से होती है।